दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा। एंथनी विसीरो नाम के क्रिएटर है, उन्होंने वीडियो बनाया कि आई हैव रेड 613 बिजनेस बुक्स, जिनमें से ये 16 बुक्स है जो आपको रिच बनाएगी, ऐसा कुछ टाइटल था ना। इस वीडियो में उन्होंने 16 बुक, बहुत पावरफुल बुक है, वो उन्होंने रिकमेंड करी। वो 16 बुक कौन सी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो ना। इन 16 की 16 बुक में से ना एक बुक थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा कि यार इसके ऊपर मुझे समरी तो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने सोच के रखा था बट मैंने बनाया नहीं। कौन सी है वो बुक? वेल, वो बुक है डेविड ओगिलवी की, ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, डेविड ओगिलवी जो है ना, उन्हें फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग बोला जाता है, जो कि एक बिजनेस टाइकून है। उन्होंने कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिए हैं अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जैसे कि कुछ फेमस उनके एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने रोल्स रॉयस के लिए किया था, जहां पे उन्होंने एक ऐड बनाया था जिसमें ये बोला गया था, एट 60 माइल्स एन आवर द लाउडेस्ट नॉइस इन दिस न्यू रोल्स रॉयस कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक क्लॉक। ऐसी एक डव का भी सक्सेसफुल एड कैंपेन किया था, रियल ब्यूटी नाम का। शेल कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस और ऐसे कई सारे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इन्होंने काम किया है, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाया है, जिन एड्स ने इन कंपनीज को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिया है। अब ओगिलवी इतने सक्सेसफुल क्यों थे? वेल, बिकॉज उन्हें ना ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो उसे अच्छे से डिकोड करते थे और उन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते थे एड्स में, जिस वजह से उनके जो एड्स थे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे। और उनकी लाइफ में उन्होंने इतने सारे काम किया, इतनी सारी लर्निंग्स, उन्होंने टीचिंग्स दी है जो आज भी रिलेवेंट है। सो अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप एडवर्टाइजिंग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, जो कि आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि भले से अगर आप बिजनेस ना करते हो, फिर भी आपको आज नहीं तो कल अपने आप को एटलीस्ट एडवर्टाइज करना ही पड़ेगा। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी अच्छे हो, बट अगर आपको अपने आप को ही मार्केट करने नहीं आता है, या फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने नहीं आता है, या फिर जो भी बात पे आप बिलीव करते हो, अगर आपको उसको मार्केट करने नहीं आता है, एडवर्टाइज करने नहीं आता है, तो आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर पाओगे, या फिर जितने लेवल पे चीज़ें कर सकते थे उसके आधा भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए आई थिंक एडवर्टाइजिंग ये जो चीज़ है ना, वो आपको पक्का सीखनी ही चाहिए। ये आपको लाइफ में आगे ग्रो करने में भी हेल्प करेगा और आपके बहुत सारे पैसे भी बचा सकता है ना। ओगिलवी जो थे ना, उन्होंने वैसे तो कई सारी बुक्स लिखी है, लेकिन उनकी वन ऑफ द फेमस बुक है वो है ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग। इसी बुक की समरी आज मैं आपको देने वाला हूँ ना। इसी अमेजिंग बुक से मैं आपको 9 प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल, शो डोंट टेल। ब्लैंटेक नाम की एक कंपनी थी जो मिक्सर ग्राइंडर्स बेचती थी ना। 2016 के पहले तक क्या होता था, ये जो कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज परफॉर्म कर रही थी और एवरेज से भी कम ही परफॉर्म कर रही थी। बट फिर क्या हुआ, टॉम डिक्सन जो कि इसके फाउंडर थे, वो एक बार क्या कर रहे थे, अपनी मशीन की टेस्टिंग कर रहे थे। तभी उनके जो मार्केटिंग हेड थे ना, उन्होंने देखा कि कैसे जो टॉम है ना, वो अलग अलग चीज़ों को ब्लेंडर्स में डाल रहे हैं और उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें जो यूजुअली ब्लेंडर्स में जाती नहीं है, जैसे कि मार्बल्स हो गया, जूते हो गए, ऐसी अजीब अजीब चीज़ें। और ये चीज़ देखने के बाद ना, उनकी मार्केटिंग टीम के जो हेड थे, उनको आइडिया आया कि क्यों ना यही सारी चीज़ों को ऑडियंस को दिखाया जाए कि कैसे इनके जो ब्लेंडर्स है वो इतने पावरफुल है। यहीं से एक आइडिया आया विल इट ब्लेंड का। उन्होंने एक सीरीज़ बनाना स्टार्ट करी, जहाँ पे उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर में कभी मार्बल्स, मतलब गोटियाँ होती है ना, गोटियाँ, गोल्फ के बॉल्स और बहुत सी अलग अलग टफ चीज़ें, अजीब अजीब चीज़ें उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसे पीसना स्टार्ट किया। और गेस व्हाट, ये चीज़ें व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी। उनका ये जो कैंपेन था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, जिसकी वजह से 2006 में ही उन्हें 700% से ज़्यादा का सेल्स का इंक्रीज देखने मिला। एक टाइम पे उनके सेल्स इतने पहुंच गए, मतलब फ्यू थाउजेंड डॉलर से उनके सेल्स $56 मिलियन तक पहुंच गए थे, सिर्फ एक एड कैंपेन से। और ये एड कैंपेन की खास के बात क्या थी कि यहाँ पे उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर कितना पावरफुल है, उसके स्पेसिफिकेशन कितने अच्छे हैं, ये बताने के बजाय सीधा दिखा दिया उनके मिक्सर ग्राइंडर में कितना पावर है। विजुअली उन्होंने दिखाया। और यहीं से लेसन आता है शो डोंट टेल का। कई बार लोग अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने आप को भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताते हैं। इंस्टेड आपको बातें बोलने के बजाय दिखाने आना चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो ये बोलने के बजाय कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, आप सीधा एक आर्ट बना के लोगों को दिखाओ कि हाँ, ये मैं आर्ट बनाता हूँ, या आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ये सब चीज़ें सिर्फ बोलने के बजाय दिखाना स्टार्ट करो। इसके कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसी एक और कंपनी थी, ग्लू कंपनी, डैप नाम की, रैपिड फ्यूज नाम के उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। तो उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वीडियो क्रिएट किया जिसके अंदर उन्होंने उस ग्लू को शूज़ के नीचे लगाया और शूज़ को ऊपर चिपका दिया। और फिर एक एथलीट ने क्या किया, वो शूज़ पहन के वहाँ से उसने क्रंचेस मारना स्टार्ट किए और इसका उन्होंने वीडियो बनाया, जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अगेन इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया, शो डोंट टेल का। ये बोलने के बजाय कि हमारा ग्लू कितना स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने सीधा दिखा दिया कि देखो इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा ग्लू। इसी प्रिंसिपल का यूज करके एक और कंपनी बहुत ज्यादा हिट हुई जिसका नाम है फ्लेक्स टेप। एक बहुत पावरफुल टेप है जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड को पूरा आधा काट दिया, उस बोर्ड को उन्होंने अपने टेप से चिपकाया और फिर उसको समुद्र में लेके गए, उसको चलाया। ऐसी अगर आप फ्लेक्स टेप की देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, जहाँ पे एक टंकी है जिसमें से पानी निकल रहा है और उन्होंने सिर्फ वो टेप लगा दिया और पानी रुक गया। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उन्होंने करके दिखाई, जिसकी वजह से उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुए और उनका प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और यहीं से आता है पहला लेसन, शो डोंट टेल का। अब दोस्तों, ये बुक तो मेनली एडवर्टाइजिंग पर है, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर्स। अब ये लीड्स अलग अलग सोर्स से कलेक्ट हो जाती है, जैसे वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस फॉर्म से या इवन कोई डेटाबेस से।
फिर भी कई सारे एस्पेक्ट है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। पर सेल्स लीड्स कैसे लाए, उन्हें मैनेज कैसे करें, किस टीम मेंबर को कौन सा कस्टमर हैंडल करना चाहिए, ये सब डिसीजन बिजनेस को एफिशिएंट बनाते हैं। साथ ही अपने टीम को हमेशा सेल्स एक्टिविटी पर अपडेट रखना भी जरूरी है। इन सब टास्क को ध्यान से सब एक ही जगह मैनेज करना, वो भी काफी सिंपल तरीके से, वो भी एक टास्क है। और इसके लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मार्केट में जरूर दिखेंगे जो काफी महंगे भी होते हैं, पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया हूं जो ये सारे काम एफिशिएंटली और सबसे बेहतरीन तरीके से करेंगे, और वो है ओडू। ओडू का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐप, मतलब CRM ऐप। वैसे तो ओडू में थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स और 70+ एप्लीकेशंस है, जैसे कि अकाउंटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए इसका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM एक टोटल गेम चेंजर है। ओडू का CRM ऐप एक कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस अप्रोच है, जहां कैनबन व्यू के साथ अपॉर्चुनिटीज को इजीली ड्रैग और ड्रॉप करके आप यहां डे टू डे एक्टिविटीज एक ही जगह से ट्रैक कर सकते हो। मुझे इसका सबसे कूल फीचर ये लगा कि ओडू पे लीड सक्सेस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रायोरिटाइज होती है, और तो और ओडू पे लीड्स को एनरिच भी कर सकते हो। मतलब सिर्फ एक ही क्लिक में उन पोटेंशियल क्लाइंट्स के सारे इनसाइट्स हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा ओडू पे सारी एक्टिविटीज जैसे कि कॉल्स, ईमेल्स और मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, कस्टमाइज कोटेशन बनाकर फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इन सब के साथ मिनटों में ही आपका बिजनेस रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। ओडू CRM से आपके बिजनेस की सारी एक्टिविटी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, जैसे कि कन्वर्जन्स, एक्सपेक्टेड फोरकास्टिंग, यहाँ तक कि आप पाइपलाइन रिव्यूज भी आसानी से कर सकते हैं। जो काम हफ्तों और महीनों में महंगे सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लिकेटेड मैनुअल प्रोसेस से होता है, वो ओडू आपके लिए मिनटों में कर सकता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को सीरियसली ग्रो करने का सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके ओडू और ओडू के CRM को आप जरूर चेकआउट करिए। नाउ कमिंग बैक टू प्रिंसिपल नंबर 2, मेक योर प्रोडक्ट्स प्रीमियम। आपको पता है एक पेलेस करके शू कंपनी है जो बहुत ही रीजनेबल रेट में शूज और सैंडल्स ये सारी चीजें बेचती है। उन्होंने 2018 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक टेम्पररी शॉप बनाया, पेलेस के बजाय उसका नाम उन्होंने रखा क्लासी पैलेसी। जिस स्टोर को उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया वजाया, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का दिखाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने फिर कुछ फैशन इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया और उन्होंने ऐसा शो किया कि जो पैलेसी है ना, वो एक बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड है जहां पे महंगी चीजें मिलती है। और इसका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग निकला। जो शूज वो लोग $20, $40 में बेचते थे ना, उन्हीं शूज और सैंडल्स को उन्होंने फिर $200, $600 में बेचा। एक स्पेसिफिक एग्जांपल देके बताओ तो, एक जो शूज था जो वो लोग $19.99 में बेच रहे थे, उसी शूज को उन्होंने वहां पे उस पैलेसी के स्टोर में उन्होंने $640 में बेचा। मतलब 3100% का ज्यादा इंक्रीज मिला उनको उसी सेम शूज पे। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने तो ये भी बोला कि यार ये बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छे शूज है, जबकि वो शूज वही क्वालिटी के थे सेम। अब इस चीज पे कई लोग बोलते हैं कि यार क्या बेवकूफी है, बट सच तो ये है ना कि लोग कई बार सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ एक एक्सपीरियंस खरीदते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस लोगों को दे सकते हो तो वो प्रीमियम एक्सपीरियंस का आप प्रीमियम चार्ज भी कर सकते हो। बट हाँ, ये करना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पे डेविड यही लेसन दे रहे हैं कि है ना, कई बार लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने से डर लगता है, बट अगर आप इस चीज को अच्छे से करोगे, समझदारी से करोगे, तो हाँ, आप बहुत ज्यादा अपना प्रीमियम प्राइस कर सकते हो और उससे बहुत पैसे भी कमा सकते हो। जबकि इसका उल्टा करना कई बार बैकफायर भी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बार फ्रेंच गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन के ऊपर स्टडी करते वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक चीज का टुकड़ा लिया, खूब सारे चीज के टुकड़े लिए और दोनों को हाफ ऑफ में डिवाइड कर दिया। मतलब सेम चीज के टुकड़े थे, बस दो अलग अलग, उन्होंने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने दो अलग अलग प्राइस टैग लगा दिया। एक के ऊपर उन्होंने प्राइस टैग लगाया 37 सेंट्स का, तो दूसरे पे उन्होंने प्राइस लगाया 56 सेंट्स का, और फिर उन्होंने इनको बेचना स्टार्ट किया। आप बताओ इन दोनों में से कौन सा चीज ज्यादा जल्दी बिका होगा? अब यूजुअली हमें लगेगा कि यार जो चीज सस्ता है वो ज्यादा बिका होगा, बट ऐसा नहीं था। जो चीज उन्होंने 56 सेंट्स में बेचा, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्राइस का, वो बहुत जल्दी बिक गया, ज्यादा बिक गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि यार इसका प्राइस ज्यादा है मतलब ये बेटर चीज होगा, और ये सस्ता है मतलब इसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगी। डेविड ओगिलवी बोलते हैं ना, जो हम कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो लोग कई बार एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं उसके प्राइस से। प्राइस कम है मतलब प्रोडक्ट खराब है, और प्राइस ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये चीज का भी आपको यूज करना चाहिए एडवर्टाइजिंग में या फिर अपने ब्रांड के लिए। इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है जो है पोजीशनिंग के ऊपर। आपको पता है नेस्ले ने जब मैगी को लॉन्च किया था तो स्टार्टिंग में उनका टारगेट ऑडियंस ये था कि वो हार्ड वर्किंग वुमेन, जो लोग खाना बनाते बनाते थक जाते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया था ताकि वो लोग फटाक से खाना बना सके, नूडल्स बना सके और वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। बट जब मैगी लॉन्च हुआ तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार हम इंडियंस है ना, खाने के नाम पे हमें दाल चावल रोटी सब्जी ही चाहिए, हम नूडल ये सारी चीजें नहीं खाते हैं। इस वजह से उनका प्रोडक्ट इतना नहीं बिक रहा था। बट उन्होंने अगेन एक और चीज नोटिस करी कि ये जो इंस्टेंट नूडल था उसे बच्चे बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हॉस्टल में रहने वाले ऐसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं एज अ स्नैक। जैसे ही उन्हें ये चीज समझ में आई तो फिर उन्होंने उसकी पोजीशनिंग चेंज कर दी। बिजी होम मेकर्स मॉम को टारगेट करने के बजाय, खाना के बजाय, उन्होंने उसे एज अ स्नैक पोजीशनिंग करी मैगी की। ऐसा स्नैक जो आप 2 मिनट में तैयार करके खा सकते हो, अपने बच्चों को खिला सकते हो। और यही पोजीशनिंग फिर बहुत ज्यादा हिट भी हुई।
इस वजह से आज आप देखोगे तो मैगी को स्नैक के नाम पे आज घर से लेकर अगर कोई लोग घूमने बाहर जाते हैं तो भी बाहर भी खाते हैं, हर जगह खाते हैं, हॉस्टल में भी खाते हैं, बट हाँ, नॉट एज अ फूड, एज अ स्नैक। और यही होता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग का पावर। अब इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है टीवीएस के स्कूटर्स जो इंडिया में है ना, उन्हें यूनिसेक्स या फिर मेल ओरिएंटेड व्हीकल ही माना जाता था। बट फिर जब टीवीएस ने अपनी स्कूटर को लॉन्च किया एज अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट, तब उन्होंने नोटिस किया कि कई सारे मेल्स के बजाय इसे फीमेल्स ज्यादा यूज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो टीवीएस के स्कूटर थी ना, वो बहुत ज्यादा हल्की थी, लाइट वेट थी, इजी टू यूज थी, इसीलिए औरतें उसे बहुत ज्यादा खरीद रहे थे। जैसे ही टीवीएस ने ये नोटिस किया कि औरतें उनके प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रही हैं, तब उन्होंने अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग को चेंज कर दिया। उन्होंने एक एड क्रिएट किया, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, और वो एड बहुत ज्यादा हिट हुआ। उन्होंने अपने स्कूटर को मेल्स को टारगेट करने के बजाय फीमेल्स पे टारगेट करने पे फोकस करवाया, वैसी एड बनाया, वैसी मार्केटिंग करी, जिस वजह से उनका वो प्रोडक्ट बहुत आइकॉनिक बन गया और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना। लाइट वेट स्टाइलिश स्कूटर जो यंग फीमेल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, उन्होंने उस प्रोडक्ट को बहुत खरीदा। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं डव का। आपको पता है डव साबुन जो स्टार्टिंग में लॉन्च करा गया था, तो वो औरतों के लिए लॉन्च नहीं करा गया था, वो एज अ डिटर्जेंट सोप आदमियों के गंदे हाथ धोने के लिए यूज करा गया था। बट फिर जब उन्होंने लॉन्च किया, तब उन्होंने नोटिस किया कि ये जो प्रोडक्ट है अगेन, ये आदमी से ज्यादा औरतें यूज कर रही है। इनफैक्ट उसे वो एज अ प्रीमियम सोप यूज कर रही है, इंडिया में स्पेशली। लाइफ बॉय ये सारे साबुन रेगुलरली यूज करते हैं, बट कहीं जाना होता है तो डव यूज करते हैं। तो फिर उन्होंने इस चीज को समझते हुए अपनी पोजिशनिंग को चेंज करा। उन्होंने डव को सिर्फ एक साबुन के बजाय एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट बना के पोजिशनिंग करी, औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए, और इस वजह से डव आज इतना ज्यादा फेमस हो गया है फीमेल मार्केट में। पोजिशनिंग से मतलब यही है कि आपको देखना है जो भी आपका प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में किन लोगों की कौन सी नीड पूरी कर रहा है, और एक बार आपको वो हिंट हो जाए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है, कौन आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी मार्केटिंग में, अपने एडवर्टाइजमेंट में उनको ही टारगेट करके अपने एड्स बनाना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए। यही समझदारी है, और ये मैं नहीं, डेविड ओगिलवी बोल रहे हैं अपनी बुक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ब्रांड इमेज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक रिसर्च करी। उन्होंने स्टूडेंट्स को डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, वो वाटर दिया और पीने के लिए कहा। एक ग्रुप को जब उन्होंने वो सादा पानी दिया, उन्होंने पिया, उनसे पूछा गया कि टेस्ट कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि यार नॉर्मल टेस्ट है। लेकिन फिर दूसरे ग्रुप को वही सेम पानी दिया गया और बोला गया कि ये ना, ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये टैप वाटर है। और वहां पे यूजुअली वो टाइम पे टैप वाटर को अच्छा साफ पानी नहीं माना जाता था। तो जब उन्होंने टैप वाटर बोल के वही सेम पानी दिया, तो स्टूडेंट्स ने क्या बोला कि यार इसका टेस्ट बहुत खराब आ रहा है, क्लोरीन का स्मेल आ रहा है, ये सारी चीजें। मतलब सेम वाटर है, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने बोल दिया कि ये टैप वाटर है, उस वजह से वो पानी लोगों को खराब लगने लग गया, टेस्ट डिफरेंट करने लग गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज जैसे ही ये बोला गया कि ये टैप वाटर है, लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गई उस पानी से रिलेटेड। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान देने लायक। आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जब भी लोग सोचते हैं, तो उनके दिमाग में क्या इमेज बनती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही इमेज डिफाइन करती है कि आपका ब्रांड कैसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाटा के प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, तो यूजुअली लोगों के दिमाग में एक चीज बनती है ट्रस्ट का। जॉकी ने ब्रांड इमेज ऐसी बनाया कंफर्ट की, डाबर ने प्योरिटी का ब्रांड बनाने की कोशिश करी, फेविकॉल ने अनब्रेकेबल बॉन्ड का। ये लोग बार बार एडवर्टाइजिंग करके ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट से लिंक करते हैं उस इमेज को। सिमिलरली कुछ आपको भी करना चाहिए अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट या ब्रांड क्रिएट करना है तो। याद रखो, आपको सिर्फ आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाना है, बल्कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेके लोगों के दिमाग में क्या इमेज बन रही है, उसके ऊपर आपको काम करना है। और वो एडवर्टाइजिंग करके कर सकते हो, मार्केटिंग करके कर सकते हो, आप वीडियोस क्रिएट करके कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं वो चीज करने के। नेक्स्ट प्रिंसिपल डेविड ओगिलवी बताते हैं, रिपीट योर विनर्स का। डेविड ओगिलवी बोलते हैं कि कई बार लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो गलती मैंने भी करी है टू बी ऑनेस्ट, कि कई बार अगर उन्होंने एक एड क्रिएट कर लिया, एक वीडियो क्रिएट कर लिया, कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया जो बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो चल गया, थोड़े टाइम तक एग्जॉस्ट हो गया, तो उन्हें लगता है कि यार ये चीज बंद करके आप कुछ नया करना चाहिए। बट ये चीज बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एड क्रिएट किया जहां पे आप एक रेफ्रिजरेटर बेच रहे हो उस कपल को जो अभी मैरिड हुआ है, तो आपने शायद वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक एड बनाया जो आपका बहुत सक्सेस हुआ, बहुत सारे मैरिड कपल ने वो खरीदा। बट फिर आप थोड़ी देर में आपने नोटिस किया कि सेल्स थोड़े से डाउन हुए, या फिर आप खुद बोर हो गए उस एड से, तो आपने क्या सोचा कि चलो अब एक नया एड क्रिएट करते हैं। बट आप एक चीज नहीं समझते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये एड एग्जॉस्ट हो गया है क्योंकि शायद सारे मैरिड कपल्स ने देख लिया होगा। लेकिन नोटिस करो, आज जो आपने ऐड बनाया है, तो आज जो मैरिड कपल्स थे वो अलग होंगे, एक साल बाद नए मैरिड कपल्स वो ऐड देखेंगे। कस्टमर्स अलग होते रहेंगे लेकिन आपका ऐड सेम रहेगा। इसीलिए डेविड ओगिलवी ये बोलते हैं कि अगर आपका कोई ऐड है, कोई भी वीडियो है, कोई भी चीज है जो काम कर रही है, तो उसको ये मत सोचना कि ये सब चीजें सब लोगों ने देख लिया होगा। नहीं, नए नए कस्टमर्स, नए नए लोग आते रहेंगे जो आपको उस वीडियो को, आपके उस ऐड को देखेंगे। इसीलिए जो चीजें चल रही है उसको चलने दो। जब तक आपका वो ऐड सेल्स अच्छी लेके आ रहा है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, तब तक आपको वो ऐड नहीं रोकना चाहिए, भले से आपको कितना भी वो बोरिंग लगने लग जाए। याद रखो, आपके लिए वो बोरिंग है, बट जो नया इंसान पहली बार उसे देखेगा उसके लिए वो बोरिंग नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि नए नए लोग आते ही जाएंगे मार्केट में, स्पेशली हमारी इंडियन इकोनॉमी में जहां मार्केट ग्रो होते जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अबाउट हेडलाइंस।
आपको पता है ऑन एवरेज 5 गुना ज्यादा लोग हेडलाइंस पढ़ते हैं कंपेयर टू एनी आर्टिकल। ये सेम चीज अप्लाई करती है, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा इंपैक्ट करती है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी। लोग ज्यादा टाइटल थंबनेल देखते हैं कंपेयर टू वीडियोस देखने के, और उसके बेसिस पे जज करते हैं कि उन्हें वीडियो देखना है कि नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी स्टार्टिंग का हेडलाइन टाइटल्स रख रहे हो अपने एड्स में या फिर वीडियो में या जहां पे भी, जो चीज लोगों का अटेंशन ग्रैब करेगी उस पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये करने के कई तरीके हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं जो आपके हेडलाइंस में कई बार होगी तो बहुत चलेगा हेडलाइंस। पहला, अगर आपका जो हेडलाइन है, अगर उसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज है, अगर आपकी जो हेडलाइन है वो मेमोरेबल है, अगर आपकी हेडलाइन ऐसी है कि लोग उसे शेयर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसा न्यूज बनाओगे कि एक कुत्ते ने आदमी को काटा, तो यह हेडलाइन इतनी ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, हमेशा कुत्ते आदमी को काटते ही है। लेकिन अगर आपने एक ऐसी हेडलाइन लिख दी या फिर ऐसी आपको न्यूज मिल गई कि कैसे एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये वाली हेडलाइन में क्या होगा, एक अनएक्सपेक्टेडनेस होगी, ये मेमोरेबल होगा और लोग इसे शेयर भी बहुत करेंगे। 3 बहुत पावरफुल चीजें इस हेडलाइन में होगी, इस वजह से ये हेडलाइन काम भी ज्यादा करेगा। ऐसे एक और अच्छे हेडलाइन का अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो लिखा था जॉन कैपलेस ने। उनका हेडलाइन ऐसा कुछ था, ये वन ऑफ द मोस्ट रेड आर्टिकल्स में से है, बहुत फेमस आर्टिकल्स में से है, जिसका हेडलाइन था दे लाफ्ड व्हेन आई सेट डाउन एट द पियानो बट व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले, और बस इतना ही। ना ये जो हेडलाइन था उसमें भी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही थी। पहला, क्यूरियोसिटी। रीडर्स ने जैसे ही ये चीज को पढ़ा उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि यार जब वो बैठा तो क्या हुआ। इस हेडलाइन ने रिलेटेबिलिटी भी बढ़ाई। जब लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको कहीं ना कहीं अपनी भी कोई चीज याद आई होगी जब लोगों ने शायद उनके ऊपर भी हंसे थे। और थर्ड, इसमें इमोशन भी है। ये टाइटल सुन के ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा पे ऑफ होगा, कि हाँ स्टार्टिंग में तो शायद लोग हंसे, बाद में इस बंदे ने सबका मुंह बंद कर दिया होगा, तो वो पे ऑफ के लिए कई बार लोग आर्टिकल पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे। ऐसी ये 6 चीजों पे फोकस करके आप भी अच्छे इंटरेस्टिंग हेडलाइंस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है बिफोर एंड आफ्टर का। आपको याद है स्कूल के टाइम पे जब भी हमें कोई न्यू किताबें मिलती थी तो हम लोग क्या करते थे? आपका नहीं पता, मुझे तो याद है सबसे पहले मैं क्या करता था, सारी बुक्स में जो भी प्रिंटेड इमेजेस होते थे बुक के अंदर, वो चीजों को देखता था और इमेजेस देख के टाइम पास करता था। ऐसे ही एड्स में भी होता है। कई बार लोग ना टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बट इमेजेस पे फोकस नहीं करते हैं, जबकि इमेजेस लोगों को ज्यादा अपील करती है। इनफैक्ट गैलप ने एक स्टडी करी थी जिसके अंदर उन्होंने 70 अलग अलग कैंपेन्स पे स्टडी करके देखा कि एक भी ऐसा कैंपेन नहीं था जिसमें उन्हें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स नहीं दिखे जिस एड में इमेजेस का यूज किया गया था, और वो भी स्पेसिफिक इमेज जो थी बिफोर एंड आफ्टर की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक जिम का एड किया जा रहा है तो वहां पे जिम के एड में जब बिफोर एंड आफ्टर का इमेज डाल दिया गया, मतलब एक मोटा आदमी और फिर एक पतला आदमी, तो उसमें सेल्स का इंक्रीज देखने मिला। और ये बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता है। अगर आप मेरे भी यूट्यूब पे देखोगे, सीकन के थंबनेल्स पे देखोगे, तो कई बार मैंने बिफोर एंड आफ्टर का ये प्रिंसिपल यूज किया है अपने थंबनेल बनाने में। अब आपको एक रैंडम सी वैल्यू देता हूँ। इस बुक में ना ऑथर ने कुछ फॉन्ट्स के बारे में बताया है जो एडवर्टाइजिंग में काफी काम करता है। कौन से है वो फॉन्ट्स? ये 3, सेंचुरी फैमिली, कैस्लॉन, बेस्करविले एंड जेनसन। एक और इंटरेस्टिंग बात हेडलाइंस के ऊपर बताते हैं। कई बार लोग टाइटल हेडलाइंस लिखते हैं ना तो वो लोग उसे बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन डेविड ओगिलवी जो फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो बोलते हैं ये एक बहुत बड़ी गलती है। और वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। प्रोफेसर टिंकर जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के है, उन्होंने बोला कि जब आप सब चीज कैपिटल लेटर्स में लिखते हो ना तो ये रिटार्ड रीडिंग कर देता है, मतलब लोगों को बेसिकली पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं तो वो एक फ्लो मिलता है, वो हमारी आंखों के लिए आसान होता है पढ़ना, जबकि आप बहुत ज्यादा कैपिटल लिखोगे तो वो आंखों के लिए मुश्किल हो जाता है कई बार पढ़ना। इसीलिए आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का मिक्सचर यूज करना चाहिए और सब चीजों को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखनी चाहिए। ये वन ऑफ माई फेवरेट प्रिंसिपल है जो डेविड ओगिलवी शेयर करते हैं, विच इज अबाउट हायरिंग। आपको पता है डेविड ओगिलवी जब भी हायरिंग करने जाते थे तो उनकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती थी ना, उन्हें वो रशियन डॉल्स भेजते थे, जिन्हें मैत्रियोश्का डॉल्स भी बोलते हैं, जो एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल, दूसरी डॉल के अंदर तीसरी डॉल, ऐसे बहुत सारी डॉल्स होती है ना, वो डॉल्स वो भेजते थे। और उस डॉल्स के अंदर एक चीट होता था। उस चीट में क्या लिखा होता था पता है? इफ ईच ऑफ अस हायर्स पीपल हु आर स्मॉलर देन वी आर, देन वी शैल बिकम अ कंपनी ऑफ ड्वार्फ, बट इफ ईच ऑफ अस हायर्स पीपल हु आर बिगर देन अस, देन वी शैल बिकम अ कंपनी ऑफ जायंट्स। बेसिकली रशियन डॉल्स है ना, आप बोल सकते हो एक मेटाफोर था, एक सिंबॉलिक मैसेज था जो उन्होंने दिया था एजेंसीज को, कि वो ये चीज को याद रखे कि हाँ कई बार जब हम ऊंचे पोजीशन में रहेंगे ना तो हमारे लिए नीचे, अपने से नीचे वाले लोगों को हायर करना आसान होगा, जो हमसे कम स्मार्ट है, हमसे कम टैलेंटेड है, और कई बार हम इंक्लाइंड होंगे उन्हें ही हायर करने के लिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने से कम टैलेंटेड, अपने से कम स्मार्ट लोगों को हायर करोगे तो आपकी जो कंपनी बनेगी वो कंपनी ऑफ ड्वार्फ्स बनेगी, बॉनो की कंपनी बनेगी। जबकि अगर आप अपने से बेटर, अपने से स्मार्टर लोगों को हायर करोगे तो इससे आप कंपनी ऑफ जायंट बनेगी जो बड़े बड़े काम कर पाएंगी। और ये रशियन डॉल्स का वो भेजते थे, इतना करते थे, हमेशा मेहनत करते थे, इसीलिए ताकि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उन्हें याद रहे कि उन्हें ड्वार्फ्स को नहीं बल्कि जायंट्स को हायर करना है। और रशियन डॉल्स एक सिंबल भी देता था, एक कंपनी में कैसे कई सारे लेयर्स होते हैं, वैसे ही हर लेयर में हमें जायंट्स की जरूरत है, ना कि ड्वार्फ्स की। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों को हायर करो, अपने से बड़े लोगों को हायर करो। लास्ट क्वेश्चन जिस पे डेविड ओगिलवी काफी फोकस करते हैं वो है डू द स्पिट टेस्ट।
स्प्लिट टेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि आपको पता ही होगा यूट्यूब पे भी अभी आ गया स्प्लिट टेस्टिंग। अगर हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो हमें थंबनेल अपलोड करने के 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहले सिर्फ एक थंबनेल जा सकता था, बट अब 3 थंबनेल्स जाते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है और जो थंबनेल अच्छा रहेगा हम उसे बाद में सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इसे कहीं ना कहीं स्प्लिट टेस्टिंग बोलते हैं। डेविड ओगिलवी बोलते हैं जब भी आप एडवर्टाइजिंग भी चला रहे हो, कुछ भी मार्केटिंग कर रहे हो, तो हमेशा 2 वर्जन तो एटलीस्ट क्रिएट करना, पहला वर्जन दूसरा वर्जन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 लोगों को अपना वीडियो भेजना है या फिर पैम्पलेट भेजना है, तो 100 में से 50 लोगों को ऑप्शन 1 भेजना, 50 लोगों को ऑप्शन 2 भेजना, और फिर देखना कौन सा ऑप्शन ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। जो भी ऑप्शन ज्यादा परफॉर्म कर रहा है उसको रखना, और फिर जो सेकंड वाला ऑप्शन है जो कम परफॉर्म कर रहा है उसके बजाय एक और नया ऐड क्रिएट करो, एक और नया पैम्पलेट क्रिएट करो, और फिर 50 लोगों को भेजो। और ऐसी ए बी टेस्टिंग हमेशा करते रहो। जितना आप ए बी टेस्टिंग करते रहोगे उतना आपके एडवर्टाइजिंग और आपको उतनी सारी इनसाइट्स मिलते जाएंगे जो आपके एडवर्टाइजिंग को, आपके प्रोडक्ट को, हर एक चीज को बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। और ये चीज आप सब चीज के लिए कर सकते हो, हेडलाइंस के लिए, इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। ए बी टेस्टिंग बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो कई सारे स्मार्ट बिजनेस ओनर्स करते हैं और आपको भी करना चाहिए। बस यही थे वो 9 प्रिंसिपल्स जो मैंने ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग इस अमेजिंग बुक से बताया है। अगर आप भी चाहते हो ऐसी और भी बुक्स की मैं समरीज बनाता रहूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है, बिजनेस प्लेलिस्ट। अगर आप बिजनेस के बारे में और चीजें अच्छे से डिटेल में सीखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट से जाकर देख लेना। इसमें कई सारी टॉप बुक्स, वो टॉप बुक्स जो बिजनेस की बुक्स जो मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, जो आपको पढ़नी चाहिए, उनकी समरीज मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। वो प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।